हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पाचन तंत्र हमारा टॉपिक चल रहा था। कल हमारी पहली क्लास थी। हम लोगों ने इसमें देखा था, फटाफट से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। देखिएगा, बायोलॉजी, बायो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ होता है। और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। अर्थात जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाता है। हम जानते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु। कौन कहलाते हैं बायोलॉजी के पिता? अरस्तु कहलाते हैं। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1801 में क्या किया था? सबसे पहली बार प्रयोग किया था। फिर हमने देखा था कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु के बारे में देखा था भाई कि इनको और किस किस का पिता कहा जाता है, किस किस विज्ञान की शाखाओं का पिता कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी का पिता कहा जाता है, इनको बायोलॉजी का पिता, इनको ही किसका पिता कहते हैं? जूलॉजी का पिता कहते हैं। इनको ही किसका पिता कहा जाता है? पॉलिटिक्स का पिता। और इनको ही एथिक्स का पिता। इतनी सारी जो विज्ञान की शाखा है उनका पिता कहा जाता है किसको? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। प्लेटो गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। और अरस्तु के जो शिष्य थे, दो शिष्य थे, एक का नाम सिकंदर था और दूसरे का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस। सिकंदर जो थे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, आपको पता है। और थियोफ्रेस्टस बॉटनी के पिता कहलाते हैं। ये बातें हमने देख ली थी, क्लियर? अब सुनिएगा, हमने देखा था कि भाई इन्होंने, हाँ, हमने देखा था कि बायोलॉजी को अध्ययन की सुविधा से दो शाखाओं में डिवाइड किया गया है। एक होती है आपकी जूलॉजी और एक कौन सी होती है? आपकी बॉटनी। जूलॉजी, जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जबकि बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु, एरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने जूलॉजी के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। और दूसरी बात याद रखिए, जो बॉटनी है, बॉटनी के जो पिता है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने भी बॉटनी के संबंध में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ठीक है। हमने फिर क्या देखा था? हमने देखा था इन्होंने जो अरस्तु है, इन्होंने जो पुस्तक लिखी हिस्टोरिया एनिमेलिया, उससे 500 प्रकार के जंतुओं की प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। द पॉलिटिक्स के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। द रिपब्लिकन के पिता कौन कहलाते हैं? प्लेटो कहलाते हैं। क्लियर? यहाँ तक ये सब बातें हो गई थी। उसके बाद हमने भाई सिलेबस भी डिस्क्राइब किया था और कल हमने शुरू किया था चैप्टर जिसका नाम है पाचन तंत्र। राइट। कल जस्ट हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि पाचन क्या होता है। और मनुष्य का जो पाचन होता है वो दो भागों से बना होता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होती है आहार नाल होती है, देखो ये यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका? ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? मल द्वार। बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है? ये माउथ कैविटी है। ये क्या है? ग्रास नली है। ओसोफेगस, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रास नली कहते हैं। और ये भाग कौन सा कहलाता है? स्टमक कहलाता है, यानी कि अमाशय कहते हैं इसको। और ये कौन सा कहलाता है आपका? लीवर, एक यकृत कहलाता है। ठीक है। और ये है आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत जिसे कहते हैं, ये है मलाशय, रेक्टम इंग्लिश में कहते हैं। और ये है एनस, इसे कहते हैं मल द्वार। क्या कहते हैं इसको? मल द्वार। ठीक है।
और ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो संरचना रहती है, जिसको मैं अब कर देती हूँ कैसा, किस कलर में ले लें इसको यार, जिसको मैं यहाँ पर रेड रेड कर रही हूँ। अब ये वाला पार्ट जिसको मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया है, ये वाले पार्ट कौन सा कहलाता है, डिओडेनम कहलाता है। क्या कहलाता है, डिओडेनम। ठीक है, ये क्या हमारा पूरा ये अपना पाचन तंत्र, इसके तहत ही हमको क्या करना है, इसको पढ़ना है। देखिएगा, हमने कल देखा था कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता। एक होता आहार नाल, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती लगभग कितनी होती है, तो ये होती है 32 से 33 फीट होती है। और आहार नाल के तहत ही आपकी माउथ कैविटी आती है, इसी में आपका आमाशय आ जाता है, इसी में आपका डिओडेनम, इसी में आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी भाग किस में आते हैं, आहार नाल में आते हैं। ठीक है, तो आहार नाल किसे कहते हैं, माउथ कैविटी से लेकर जो एनस तक ये पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको आहार नाल कहा जाता है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 32 से 33 फीट क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर और दूसरा हमने क्या देखा था इसमें, पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां जो होती हैं, आपको पता है कितनी होती थी, 3। एक होती आपकी कौन सी होती, लार ग्रंथि होती है। दूसरी हमारी कौन सी होती है, दूसरी हमारी होती है जिसे कहते हैं हम यकृत, लीवर कहते हैं। और थर्ड वन इज पेनक्रियास, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। तो ये 3 क्या होती है, हमारी पाचन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं पाचन की प्रक्रिया के चरण। क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन की प्रक्रिया के चरण। तो दोस्तों, पाचन की प्रक्रिया के कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा कौन सा होता है, पाचन होता है, तीसरा कौन सा होता है, अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, और फिफ्थ एंड लास्ट वन इज डिफिकेशन जिसे हम बहिक्षेपण कहते हैं। देखो, कई बार तो एग्जाम में इतना ही पूछ लेता है, भाई बताओ पाचन की प्रक्रिया के कितने स्टेप होते हैं, तो टिक कर देना 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, अंतर्ग्रहण। सबसे पहले कौन सा होता है, अंतर्ग्रहण होता है। और सुनिएगा, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है, अंता प्लस ग्रहण, अर्थात भोजन को मुंह के अंदर लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या, भोजन को मुख के अंदर ले जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा कौन सा है, पाचन, जिसे बोलते हैं डाइजेशन कहते हैं। और ये कितने होते हैं, कितनी जगह पर होता है, ये हमारा 4 जगह पर होता है। हमेशा याद रखिएगा, बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुख में पाचन, दूसरा है स्टमक यानी कि आमाशय में पाचन, तीसरा है ग्रहणी में पाचन, और चौथा है किसमें, छोटी आंत में पाचन। ठीक है, अब इसको मेन अपन को पढ़ना है। क्या पढ़ना, अपन को पाचन पढ़ना, यही से प्रश्न आते। अभी जैसे अपने देखो, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं मुख गुहा में पाचन। हम क्या पढ़ने वाले हैं, मुख गुहा में पाचन, जिसको बोलते हैं डाइजेशन इन माउथ कैविटी। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे चित्र देखो, ये आपको दिख रहा है, ये माउथ, इसको क्या देखना, अपने आप को देखिए, ये क्या हमारा मुंह है। अब जैसे हम क्या करते हैं, पाचन, याद रखिएगा, पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो माउथ कैविटी से प्रारंभ हो जाती है। एमपीपीएससी 2019 की प्री आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर में, उससे प्रश्न पूछा गया था कि पाचन की प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ कैविटी से शुरू होता है। ठीक है, अब हम जब क्या करते, सबसे पहले चूंकि कहाँ पर पाचन होता है, मुख गुहा में, तो दूसरी बात याद रखिएगा, पाचन की प्रक्रिया हमेशा कहाँ से शुरू होती है, माउथ कैविटी से शुरू हो जाती है। और जो हमारी माउथ कैविटी होती है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लार ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, यहाँ से क्या निकलती है, सलाइवा यानी कि लार निकलती है। और इस लार का पीएच मान होता है 6.4 टू 6.8 होता है। इट मीन्स ये कैसा होता है, एसिडिक होता है।
ठीक है। और जो लार होती है इसमें 3 एंजाइम होते हैं। टाइलिन ये इसी को बोलते हैं एमाइलेज, दूसरा कौन सा होता है माल्टेज होता है, तीसरा कौन सा होता है लाइसोजाइम होता है। ठीक है, पहला टाइलिन, दूसरा माल्टेज, तीसरा कौन सा होता है लाइसोजाइम होता है। क्लियर, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं, इनके हमें फंक्शन देखने हैं जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इनका हम देखते हैं अपन, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हाँ जी, हाँ हमने क्या देखा, हमने देखा कि पहली बात याद रखना कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, तो मुख से। पाचन की प्रक्रिया माउथ कैविटी, एक तो ये अलग नहीं मानता है, माउथ कैविटी से शुरू हो जाती है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है। दूसरा याद रखना कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन माउथ कैविटी से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये आपका पीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। कब का पीछा पूछा गया था, प्री में पूछा गया प्रश्न था। अभी 2021 वाली जो प्री हुई थी ना, उसमें भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रश्न पूछा गया था, एक पोषण से प्रश्न आया था और एक आपका रिप्रोडक्शन से प्रश्न आया था। ठीक है, चलेगा। तो अभी देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो जाती है, तो टिक कर दीजिएगा आप, माउथ कैविटी शुरू हो जाती है। हमारी जो माउथ कैविटी होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे भोजन पहुँचता है इसको हम दांतों की सहायता से क्या करते हैं, चबाना शुरू करते हैं। जब चबाते हैं भोजन तो वो कैसा हो जाता है, महीन हो जाता है और उसमें आप देखते हैं लिक्विड जैसा पदार्थ मिल जाता है, पानी की तरह क्या होता है, एक पदार्थ आकर मिल जाता है। वास्तव में पानी क्या होता है, वो लार होती है और इस लार की पीएच मान कितनी होती है, तो 6.4 to 6.8 होती है। और ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। और जो लार होती है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टाइलिन, बहुत बहुत पूछा गया, 2 स्टार लगा लो इसमें। टाइलिन को क्या बोलते हैं, एमाइलेज कहते हैं। क्या करता है बच्चों, तो ये स्टार्च जो होती है इसको माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज शुगर में बदल देता है। आपने देखा होगा, चलो उसको बाद में डिस्कस करूंगी। फिर दूसरा कौन सा होता है, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ये माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और तीसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, हमारे भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। ठीक है, तो ये 3 मुख्य क्या है आपके माउथ कैविटी में यानी कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने देखा होगा कई बार जब हम क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन एकदम जब महीन हो जाता है चबाते चबाते, और कुछ समय बाद वो मीठा लगने लगता है। क्यों मीठा लगता है, क्योंकि वो जो रोटी आपने खाई वो क्या थी, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था क्या होती है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट थोड़ी ना हमें एनर्जी दे रहा, कौन दे रहा है, ग्लूकोज। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तब जाके क्या मिलती है, ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ऐसा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमने गेहूं वही ले आए हम गेहूं, तो क्या हम कच्चे गेहूं खा लेंगे, मतलब कैसे खा सकते, उसको रोटी प्रॉपर बनाते भाई पीस के, लाइक वैसे फंक्शन क्या होता है यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया, ये बातें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और सुनो अगली फैक्ट, यहाँ पे प्रश्न और याद रखना कि मुख गुहा में मुख गुहा में मुख गुहा में बनी लुगदी को मोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख गुहा में बनी लुगदी को क्या कहते हैं, मोलस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात, बस इतना पढ़ लो, कोई आवश्यकता नहीं है अतिरिक्त पढ़ने की।
इतने फैक्ट आपको याद रखने, यहाँ पे ये आपका माउथ कैविटी में पाचन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब माउथ कैविटी के बाद कहाँ पहुंचेगा भोजन, तो देखो ये आपकी नलीनुमा संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको नलीनुमा संरचना दिखाई दे रही, बिल्कुल दिख रही होगी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस, यानी किसी को बोलते हैं ग्रास नली, क्या कहते हैं इसको, ग्रास नली कहते हैं हिंदी में। अब देखो ये पार्ट ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रैकिया यानी कि श्वास नली कहलाता है। श्वास नली के ठीक पीछे एक पाइपलाइन पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओसोफेगस यानी कि ग्रास नली कहते हैं। और ये जो ग्रास नली होती है, यहाँ से क्या होता है, भोजन, मान लो यहाँ पे आपने क्या करा, भोजन खाया, ठीक है, जैसे सपोज आपने यहाँ भोजन खाया, ये भोजन यहाँ से खिसक खिसक के कहाँ पहुंच जाएगा, आपके यहाँ पहुंच गया आपके अमाशय में, कहाँ पहुंच गया, आपके स्टमक यानी कि अमाशय। स्टमक को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते भाई अमाशय। इसे क्या कहते हैं, अमाशय। अब दूसरा हमको क्या देखना, दूसरी स्टेप देखनी है, अब हमको यही देखनी है। पहला तो हमने पढ़ लिया किसमें, मुख गुहा में पाचन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या ले रहे हैं, अमाशय में पाचन। अब हम क्या ले रहे हैं, अमाशय में पाचन। तो यहाँ समझ लो, देखो जैसे ही भोजन क्या होता है, अमाशय में पहुंचता है, कहाँ पहुंचा, आपके अमाशय में। याद रखिएगा, ओसोफेगस से पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। जैसे ही भोजन कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, आपकी जठर ग्रंथियां। कौन सी पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको एक काम करते हैं, मैं आगे आपको समझाती, क्योंकि यहाँ पे बहुत हौच पौच हो जाएगा। नया पेज लेते, एक काम करते हैं ना, हाँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाशय में पाचन। देखो इसको समझो, जैसे मैंने क्या किया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका स्टमक हो गया। क्या होगा, आपका स्टमक हो गया, यानी कि अमाशय। अब यहाँ समझेंगे तो आसान पड़ेगा आपको। अरे भोजन यहाँ से खिसक के कहाँ पहुंच गया, आपके अमाशय में, यहाँ पर भोजन पहुंच गया। जैसे ही भोजन यहाँ पहुंचता तो यहाँ पे पाई जाती, क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है यहाँ से, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। आप इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम होता है पेप्सिन और एक का नाम क्या होता है, रेनिन। पेप्सिन, रेनिन, और एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। कौन सा पाया जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। आ रही बात समझ में, क्या, जैसे भोजन कहाँ पहुंचा। अच्छा सुनो, एक और बात याद रखो, भोजन अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर लगभग कितने समय तो रुकता है वो, यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे तक क्या होता है, हमारा भोजन रुकता है। जब भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक रुकेगा तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया होती है। और ये जो भोजन होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो अमाशय होता है, अमाशय की ही दीवारों पर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसका पीएच मान होता है 0.5 टू 1.5। 0.5 टू क्या होता है, 1.5 होता है। और इस रस में क्या होते हैं, ये एंजाइम पाए जाते हैं। एक का नाम पेप्सिन है, दूसरा नेरिन है, और थर्ड वन इज गैस्ट्रिक लाइपेज। ये प्रमुख क्या पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं आपके, ठीक है। अब सवाल आ रहा है कि भाई ये क्या काम करते हैं। आपको पता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनके फंक्शन में आपको बताने वाली हूँ। अब यहाँ तो जठर ग्रंथियां थी, यहीं पर अमाशय की दीवारों पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है ऑक्सिनटिक कोशिकाएं। क्या पाई जाती है,
ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, यहाँ पर ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और इस ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता। क्या निकलता बच्चों? यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पीएससी में जो अभी रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 का पीएससी में प्रश्न पूछा गया था, ये यही प्रश्न था। उसने पूछा था, एग्जामिनर ने, बहुत सिंपल सा प्रश्न था और बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे इसको। उसने ये नहीं पूछा था कि किन कोशिकाओं, सिंपल सा प्रश्न था HCl जो होता है वो कहाँ से निकलता है। ऑप्शन दिए थे, इंटेस्टाइन से निकलता है, ऑप्शन बी था आपका स्टमक से निकलता है, ऑप्शन सी थे आपके छोटी आंत से निकलता है। तो बहुत आसान था। ये कहाँ से निकलता है? स्टमक। अमाशय से क्या निकलता है आपका? HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो ये प्रश्न आपका सिंपल सा पूछा गया था पीएससी में, इसको भी गलत कर दिए कुछ लोग। तो बताओ, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऐसे क्वेश्चन भी गलत कराए। नहीं, हो जाता है, मैं मानती हूँ। हमेशा इजी क्वेश्चन हमसे क्या होते, गलत होते। तो वही तो अपन को क्या करना, सही करना है। एक एक चीज को सटीक तरीके से समझो, ठीक है। और जो इजी चीज है उसको हल्के मत लिया करो, उसको थोड़ा और ध्यान से देखो। कहीं ऐसा ना हो कि वही आपको डुबो डुबो दे आपको, है ना। तो अब देखो, देख लिया यहाँ पर क्या देखा, अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुका था। अमाशय की दीवारों पर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे क्या निकलता है? जठर रस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। इसका पीएच मान 0.5 टू कितना होता है? 1.5 होता है। जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इनके फंक्शन में बताती हूँ आपको। अमाशय की दीवारों से ही, अमाशय की दीवारों पर क्या पाई जाती है? ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जिनसे HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और HCl का पीएच मान कितना होता है? मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया है, ये वाला। ये HCl का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 0.5। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 0.5 से कितना होता है? 1.5 होता है। 9 नहीं लिखा है, 5 लिखा है, मैं सुधार देती इसको। 0.5 टू कितना होता है? 1.5 होता है HCl का पीएच मान। अब आप समझ रहे हो कितना ये बहुत ज्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। बहुत ज्यादा कैसा होता है? अम्लीय होता है। इतना अम्लीय होता है कि आपकी हड्डियों तक को गलाने की क्षमता रखता है। आपकी हड्डी गल जाएंगी इस HCl से। तेजाब फेंक देते ना, तेजाब आपने सुना होगा, तेजाब। एक आपने वो मुझे नहीं पता आप न्यूज़ में पढ़ते कि नहीं, अरे अभी की बात है एक उसका, वो जिनको 2018 में टाइम्स ऑफ द पर्सन ईयर चुना गया था, वो उनका नाम था जमाल खशोगी। आपको पता है वो एम्बेसी, आई थिंक अमेरिका के पत्रकार थे जहां तक मुझे याद है। तो उनकी क्या करी थी? सऊदी अरब में हत्या हो गई थी। सऊदी अरब में क्या करी थी? उनकी हत्या हो गई थी। जब उनकी हत्या हुई थी तो उनको क्या किया गया था? उनके टुकड़े टुकड़े कर करके उनको एसिड में गलाया गया था, ताकि, और नाली में बहा दिया गया था ताकि किसको पता ना चले। हालांकि बाद में मामला खुल गया था, बट होते रहते केसेस है, ठीक है। तो अम्ल क्या कर देता है? गला देता, आपकी हड्डियों तक को गला देता है। HCl भी इतना पावरफुल होता है कि आपकी हड्डियों को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब एक एक को काम समझ लेते हैं। सबसे पहले पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन क्या काम करता है? पहला एंजाइम है पेप्सिन। तो ये क्या काम करता है पेप्सिन? पेप्सिन, सुनो, जो हमारा अमाशय होता है, अच्छा एक और बात याद रखो, अमाशय कैसा होता है? जे आकार की। कैसे होता है? जे शेप्ड बैग, या कह सकते हैं थैली। जे आकार की क्या होती है? थैली होती है। अमाशय का कभी पूछ ले आपसे इसका आकार कैसा होता है, तो टिक कर दीजिएगा, ये कैसा होता है? जे आकार का होता है। कैसा होता है? जे आकार का होता है, ठीक है। और हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अमाशय जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तो पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन को, पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड,
पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। दूसरा एंजाइम कौन सा हमने देखा, रेनिन। दूसरा हमने कौन सा देखा, रेनिन। देखो रेनिन जो होता है ये छोटे बच्चों में निकलता है, लगभग 0 से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में निकलता है। और ये क्या काम करता है, तो ये दूध में घुली हुई केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पराकैसिनेट में बदल देता है। क्या कर देता है रेनिन, रेनिन नामक एंजाइम दूध में घुली हुई केसीन प्रोटीन को कैसिनोजिन, इसी को क्या बोलते हैं, कैसिनोजिन, कैसिनोजेन या कैल्शियम पराकैसिनेट में बदल देता है। इसका मतलब हुआ कि जो रेनिन नामक एंजाइम होता है वो दूध वाली प्रोटीन को दही वाली प्रोटीन में बदल देता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब उनको माएँ दूध पिलाते स्तनपान कराती हैं, कई बार वो क्या करते हैं, दूध बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो दूध के फॉर्म में नहीं आता, वो किस फॉर्म में आता है, दही के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, दही के फॉर्म में आता है, क्योंकि बच्चों का मेन जो आहार होता है वो क्या होता है, दूध होता है। और दूध से वो क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। हम लोग क्या दूध पर निर्भर है, नहीं, ठीक है, हम तो कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर उसको लेते हैं, है ना। तो रेनिन क्या करता है, दूध में घुली हुई केसिन प्रोटीन को कैसिनोजन में बदल देता है। दूसरा था गैस्ट्रिक लाइपेज। दूसरा बच्चों कौन सा था, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या काम करता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है ये वसा का पाचन करता है। किसका, वसा का पाचन करता है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नोट, आमाशय में पाचन, आमाशय में पचित भोजन को या आमाशय में पाचन के बाद भोजन कायम कहलाता, क्या कहलाता है, कायम। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि आमाशय में भोजन पाचन के बाद क्या कहलाता है, तो कायम कहलाता है। क्या कहलाता है, कायम कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी, इसमें याद रखनी है। दूसरी बात याद रखिएगा, अमाशय से प्रोटीन और वसा का पाचन शुरू हो जाता है। तो अमाशय से प्रोटीन और वसा का पाचन शुरू हो जाता है। नोट, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, ठीक है। तो अब तक हमने जो भी देखा उसको मैं फटाफट से रिकॉल करा देती। हमने देखा सबसे पहले ये डायग्राम बनाया था, ये इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। फिर हमने देखा पाचन की प्रक्रिया जो होती 5 स्टेप होती है, ठीक है। पाचन जो होता है ये 4 जगह पर होता है, मुख में, अमाशय में, ग्रहणी में। अब तक हमने ये 2 कंप्लीट कर लिए, कल हम ये करेंगे, मतलब कल यानी कि मंडे को, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें करेंगे। और इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। पाचन तंत्र बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट, सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद आपके टिश्यू, एनिमल टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यू। करीब 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही चाहिए हमेशा। ऐसे तो बहुत वास्ट मैंने लिखवाए थे बहुत सारे टॉपिक, कम से कम 10 टॉपिक तो आप कर ही लिया करें, ठीक है, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को यहीं रोकते हैं, आपकी अभी लाइव क्लास में रहेगी। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें सभी लोग, स्वस्थ रहें, शुभ रात्रि।